जैसा कि आप ग्रीन बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं, वेव फंक्शन ब्रैकेट में हमने साई और उसके भी ब्रैकेट में हमने लिखा हुआ है आर टी। आर फॉर पोजीशन, टी फॉर टाइम। साई इज ए फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। बाद में हमने लिखा द हार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। इसको मैं अभी जस्टिफाई करने जा रहा हूं। अब आपको इस फिजिकलिटी से संबंधित दो बातें तो पहले से पता ही हैं। आप रेडिएशन को वेव के साथ साथ पार्टिकल के रूप में भी कंसीडर कर रहे हैं। यह हम लोगों ने जो चाइल्डहुड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें खूब अच्छे से जानने की कोशिश की थी कि क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई। ड्यूअल नेचर प्रूव हो चुका रेडिएशन का, वेव है साथ साथ पार्टिकल। बाद में डी ब्रोगली ने ये सामने रखा कि जिस हम मैटर को देखते हैं छोटे छोटे कॉर्पस्कल्स यानी पार्टिकल से मिलकर बना है, इतना ही काफ़ी नहीं है। जब भी ये पार्टिकल्स जो टाइनी हैं, वेरी टाइनी हैं, एटॉमिक मैग्नीट्यूड में हैं, मोशन में होते हैं, तो उनके साथ वेव भी एसोसिएटेड होती है। यानी कि मैटर है उसका भी ड्यूअल नेचर है, वो पार्टिकल स्वरूप में भी है और वेव फॉर्म भी है। उसका नेचर, उसका पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। जहाँ तक वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक वेव इक्वेशन चाहिए होती है। वेव इक्वेशन, अगर हम फिजिक्स डील कर रहे हैं और वेव के रूप में हमारा पार्टिकल भी है, जब भी मोशन में है, वेव के रूप में रेडिएशन तो है ही, पहले से हम जानते हैं। तो उसके लिए वेव इक्वेशन क्या होगी, इसके साधारण तौर पे तो आप नहीं जानते हैं। जो मैकेनिकल वेव्स के लिए y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स आप वेव इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, या फिर y इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स भी ले सकते हैं, या मोस्ट जनरली आप y इक्वल टू a e टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जनरल है, इसमें साइन और कॉस टर्म्स आ जाते हैं। y इसमें पार्टिकल का, क्योंकि मैकेनिकल वेव्स हैं, मैकेनिकल वेव्स हैं, इसमें मीडियम की आवश्यकता होती है। इसमें पार्टिकल्स टू एंड फ्रो मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करते हैं। इसमें डिस्टेंस भी आती है और टाइम भी आता है। तो पार्टिकल की लोकेशन के लिए ये डिस्प्लेसमेंट है। मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस होगा, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये आप याद रखो, द मीन पोजीशन। ये पहले हम वेव को, जो मैटर वेव्स हैं या मैकेनिकल वेव्स हैं, उसको जाने, तभी आप आगे समझ पाएंगे। क्योंकि वेव के रूप में क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत जब भी हम पार्टिकल्स को स्टडी करेंगे, तो पार्टिकल्स को हमें वेव के रूप में ही कंसीडर करना होगा, तभी उससे संबंधित इंफॉर्मेशन हम ड्रॉ कर पाएंगे। तो वेव को हम सीधे सीधे से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं समझ लेंगे। पहले हमारा जो आधार होता है
वो वेव का होता है। बहुत से लोगों को वेव ही नहीं समझ में आती है होती क्या है। अगर वेव समझ में आ गई, मैकेनिकल वेव, तभी हम आगे क्वांटम मैकेनिकल वेव को समझेंगे। क्वांटम मैकेनिकल वेव आप जानते हो अच्छे तरीके से, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, श्रोडिंजर ने एक इक्वेशन दी है और उसी से हम वेव कैरेक्टर को समझते हैं। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन डील करते हैं। आप श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को मैं लिखने नहीं जा रहा हूं, इसको मैं अलग से कभी कंसीडर करूंगा। तो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन में आपने देखा होगा वेव फंक्शन साई को कंसीडर किया जाता है। अगर 3 डायमेंशनल आप कंसीडर करते हो साई आर टी लिखते हो, अगर 1 डायमेंशनल लेते हो तो साई एक्स टी से काम चलाते हो, क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन एक ही हमने डिफाइन की है, एक्स, इसमें तीनों हैं। इसको हम इस तरीके से भी कभी कभी लिखा हुआ उसमें देखते, एक्स वाई जेड टी 4 कोऑर्डिनेट्स हैं। एक्स वाई जेड स्पेस कोऑर्डिनेट्स होते हैं और टी टाइम होता है। आप यह समझ लीजिए कि जो y है वही हमें रिप्लेस करना है साई से, लेकिन साई y की तरह से एग्जैक्टली हो ही नहीं सकता। उसका रीजन आप अच्छे से जानते हो, मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। फिलहाल डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का जो होता है एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वेव, यही स्थान लेना है y को, लेकिन एग्जैक्टली नहीं लिया जा सकता। मैं कुछ बातें और 1-2 सेंटेंस बोलने के बाद हम फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ साई की बात करेंगे। आप अब तक जान चुके हैं कि जब हम रेडिएशन को प्योर वेव की तरह मान रहे थे, तब रास्ते में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट वगैरह आए जिनका एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। तो उसका एक्सप्लेनेशन उसको पार्टिकल नेचर की तरह कंसीडर करके हो पाया था, यानी कि उसका ड्यूअल नेचर प्रूव हो गया, जिसको हम दूसरी तरफ कण के रूप में मानते रहे हैं मैटर को। उससे भी बहुत सारी जो घटनाक्रम है एडवांस लेवल पे नहीं एक्सप्लेन हो पा रहे थे। तो डी ब्रगली हाइपोथेसिस के अनुसार वो मैटर है, साथ साथ वो पार्टिकल के, ये दोनों ही सिद्ध हो चुके हैं। ये आप जानते हो कि ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल्स इन एटॉमिक मैग्नीट्यूड, एटॉमिक मैग्नीट्यूड, एटॉमिक मैग्नीट्यूड लिखने को लिख दिया जाता है, इसका मतलब होता है और अनऑब्जर्वेबल, माने किसी भी तरीके से डायरेक्टली हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, अनऑब्जर्वेबल पार्टिकल्स। जब पार्टिकल्स अनऑब्जर्वेबल हैं तो उसकी लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन कैन नॉट बी डिफाइंड, एग्जैक्ट लोकेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये इतनी बात आपको समझ लेनी चाहिए कि पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे से मिलके मैटर बनता है। आप चाहे वो एटम एज ए होल ले लें, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या दूसरे पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स हैं, आयंस हैं, ये कोई भी ऐसे होते हैं जिनको हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। ये अनऑब्जर्वेबल पार्टिकल्स हैं जिनसे हमारा मैटर बनता है। तो जब चीज हमें दिखेगी नहीं तो उसकी लोकेशन हम कैसे जान सकते हैं? एग्जैक्ट लोकेशन जान ही नहीं सकते हैं। दूसरी तरफ से एक नई बात सामने आ गई
कि कोई भी पार्टिकल है उसके साथ वेव एसोसिएटेड होगी, और वेव किस रूप में? वेव पैकेट के रूप में, वेव पैकेट के रूप में, वेव पैकेट के रूप में। जब वेव पैकेट के रूप में हमने ले लिया तो इसका मतलब है कि स्पेस में काफी जो जगह थी वो निर्धारित हो गई। जहाँ तक उसकी जो है ऑरा होगा, जहाँ तक वो वाइब्रेट करते होंगे, चलते फिरते होंगे, वो स्पेस वेव पैकेट के लिए होता है। तो अब इन्होंने कहा कि वाई तो हम ले नहीं पाएंगे, इसमें इमेजिनेशन भी इन्वॉल्व है। तो मैक्स बॉर्न ने वेव के इंफॉर्मेशन ड्रॉ करने के लिए, जैसे वेव में सही इंफॉर्मेशन ड्रॉ करने के लिए डिस्प्लेसमेंट होता है, तो पहले हम बहुत सिंपल सी बातें करते हैं जो कि आप जानते हैं, बस मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। जनरली लोग इतना जानते हैं कि पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड होती है। अब जो वेव एसोसिएटेड है, जिस पार्टिकल को हम कंसीडर करने जा रहे हैं, उसको वेव फंक्शन साई से रिप्रेजेंट किया जाता है, इतना आप जानते हैं। और ये कैसी क्वांटिटी है? पार्टिकल के साथ क्या है? वेव इज एसोसिएटेड विद द पार्टिकल, वेव इज एसोसिएटेड with the particle, and is represented by, जो वेव एसोसिएटेड है उसको हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। हमने सिर्फ बात कह दी कि वेव इज एसोसिएटेड विद द पार्टिकल अंडर कंसीडरेशन, अंडर कंसीडरेशन, जिसमें हमारा एक इंटरेस्ट है और जिसको बारे में हम कुछ इंफॉर्मेशन चाहते हैं, इज रिप्रेजेंटेड बाई, ये समझ लीजिए कि वेव फंक्शन क्या है? रिप्रेजेंटेड बाई ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्वांटिटी, वेरिएबल क्वांटिटी, दैट इज साई। समराइज करके एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए। वेव इज एसोसिएटेड और वेव पैकेट इज एसोसिएटेड with a particle in motion which is under consideration, is represented by a complex variable quantity psi. This is wave function. अब इसको ही वेव फंक्शन कहते हैं। इसका सीधे सीधे से मतलब नहीं है, क्योंकि हमने लिख दिया वेरी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। अब क्वांटिटी वाइज पहले हम लोग जान ले कि है क्या चक्कर। सिंस इट इज ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, इट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म साई एक्स वाई जेड टी, यूं ही लिखते हैं, इक्वल टू ए प्लस आई बी, ये आप जानते हैं। जहाँ पे ए क्या है, बी क्या है, ये ए और बी अपने आप में फंक्शंस हैं। ए भी रियल फंक्शन है और बी भी रियल फंक्शन है, और ये भी आप जानते हैं कि आई जो है √-1 के बराबर होता है। एक चीज और आप जानते हैं, इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, कि इसका जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है साई स्टार एक्स वाई जेड टी इक्वल टू ए माइनस, कोई भी फंक्शन होता है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जानना है तो जहां आई लिखा है उसकी जगह पे माइनस आई लिख दिया जाता है, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाता है। एक चीज और आप जानते हैं, आपने वेव फंक्शन साई का एक्सप्रेशन जान लिया है। ए और बी जहां पे रियल फंक्शन है, लेकिन आई भी हो गया इमेजिनरी, ये रियल है
बी रियल है, लेकिन आई भी मिला के कैसा हो गया, इमेजिनरी। तो इस तरीके से ये हो गई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। इसका जो कॉन्जुगेट है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये जो है ए माइनस आई है। तो जैसा कि आप पहले से जानते हो कि साई स्टार साई में अब ब्रैकेट में वो नहीं लिख रहा हूं, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकलता है, जो कि रियल है, विच इज रियल एंड पॉजिटिव। अब समस्या ये है कि हमने वेव फंक्शन कॉम्प्लेक्स मान लिया, उसका कॉन्जुगेट लिया, ये भी कॉम्प्लेक्स था, ये भी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक रियल क्वांटिटी बनी, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में है। तो अब इसके बारे में क्या कहा जाए? इसको आप साई साई स्टार को मॉड साई स्क्वायर भी पढ़ चुके हैं। मॉड माने मॉडुलस, मॉडुलस है ना, और ये एक्चुअली इसी के बराबर है, और ये रियल क्वांटिटी है। मैक्स बॉर्न ने इसको मैक्स बॉर्न ने सारा खेल अब इस पे आ गया, साई मॉड स्क्वायर या साई साई स्टार पे। इन 1926 डायरेक्ट फिजिकल मीनिंग हमें नहीं समझ में आया वेव फंक्शन साई का, क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, वेरिएबल क्वांटिटी है। थोड़ी सी मैथमेटिक्स अप्लाई करी तो जो साई साई स्टार या मॉड साई स्क्वायर आया, ये एक रियल क्वांटिटी आ गई। तो इसी को मैक्स बॉर्न ने 1926 में साई के फिजिकल इंटरप्रिटेशन के लिए सामने सबके रखा। क्या बात रखी? नंबर 1, इन्होंने कहा कि साई मॉड स्क्वायर या डी टाउ और साई साई स्टार डी टाउ को इन्होंने कह दिया पी डी टाउ। इसको साई मॉड स्क्वायर या साई साई स्टार को पी माने प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। भैया ये भैया डायरेक्ट तो नहीं पता चल रहा है, हम किसी पर्टिकुलर स्पेस में जो भी उसके होने की संभावना है वहां पे उसकी प्रोबेबिलिटी की बात कर सकते हैं। अब होता कहाँ है स्पेस में, क्या ऑक्यूपाई करता है, एक वॉल्यूम होता है उसका, तो प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम है ये, या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये कहा। तो प्रोबेबिलिटी इसको उसके वॉल्यूम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तब ये प्रोबेबिलिटी बनेगी पी डी टाउ। तो जो पी डी टाउ है यही साई मॉड स्क्वायर या साई साई स्टार डी टाउ हो गया। इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पार्टिकल विल बी फाउंड इन ए वॉल्यूम एलिमेंट डी टाउ। डी टाउ का मतलब भी आप जानते हो, डी एक्स डी वाई डी जेड होता है। तो जो उन्होंने बोला पूरा एग्जैक्ट सेंटेंस आप देख लीजिए, जो मैक्स बॉर्न ने बोला, मैं सुनाई दे रहा हूं। साई स्क्वायर डी टाउ और साई साई स्टार डी टाउ इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पार्टिकल विल बी फाउंड इन ए वॉल्यूम एलिमेंट डी टाउ डी एक्स डी वाई डी जेड सराउंडिंग द पॉइंट एट पोजीशन एक्स वाई जेड। यानी जिस पॉइंट को हमने कंसीडर करा हुआ है पार्टिकल के रूप में, उसके अराउंड वेव पैकेट है। अब वो पार्टिकल कहाँ होगा, ये एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, उस वॉल्यूम में कहीं भी होगा। तो इस वॉल्यूम एलिमेंट में पॉइंट
सराउंड करते हुए जो हमने वॉल्यूम एलिमेंट लिया है एट एक्स वाई जेड एंड टाइम टी एंड एट टाइम टी, तभी हम इसका फंक्शन बनाते हैं, साई के साथ लिख देते हैं एक्स वाई जेड टी यहाँ पे। तो P d tau is the probability that the particle will be found in a volume element d tau dx dy dz surrounding the point at position x y z at time t. Similarly, अगर वन डायमेंशनल इक्वेशन होती तब आप लिख देते P dx इक्वल टू साई स्क्वायर dx इक्वल टू साई मॉड स्क्वायर dx। ये क्या होती, इज दी प्रोबेबिलिटी of the particle found in a volume will be found over a small distance dx at x and time t। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ये जो साई एच टी स्क्वायर है, तब ऐसी स्थिति में क्या कहा जाएगा, तो साई स्क्वायर का मतलब होता है साई वन डायमेंशनल में, इसको कहा जाएगा प्रोबेबिलिटी पर यूनिट डिस्टेंस। जब हमारा थ्री डायमेंशनल होता है, एक्स वाई जेड टी लिखते हैं हम लोग, तो इसी को कहा जाता है प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। जब वन डायमेंशनल लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी पर यूनिट डिस्टेंस। अब एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा फिजिकली समझने के लिए। फिजिकली का मतलब आप समझ रहे होंगे हमारी क्या लिमिटेशंस हैं, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं आ पा रही है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी बेस्ड ही हम बात कर पा रहे हैं। साई क्या है, इसको इस रूप में भी आपने पढ़ा होगा, सिंस साई एक्स वाई जेड टी, ये भी आप पढ़ चुके होंगे, इक्वल टू यू एक्स वाई जेड ई टू दी पावर, चूंकि वेव के तरीके से हमको लेना है, माइनस आई, और उसका जो साई स्टार होगा एक्स वाई जेड टी, यू एक्स वाई जेड, ये स्टार इसमें भी लगेगा, ई टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी की जगह प्लस आई ओमेगा टी, फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट एनर्जी, और ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ, जब हम एनर्जी कंसीडरेशंस लेते हैं तब हम इस रूप में वेव फंक्शन को कंसीडर करते हैं, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ कांस्टेंट एनर्जी। एनर्जी कंसीडरेशन के साथ आप इस रूप में उसको ले लेते हैं। तो P डी टाउ जो होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, P डी टाउ इसमें क्या आएगा, u, चूंकि जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो u एक्स वाई जेड, u स्टार एक्स वाई जेड डी टाउ, या सिंपली u एक्स वाई जेड मॉड स्क्वायर। ये आप एनर्जी कंसीडरेशन करते समय जब आप वेव फंक्शन साई को इस रूप में कंसीडर करेंगे। Thus for a wave function satisfying the time independent Schrödinger equation, अब इसमें टाइम अपने आप गायब हो गया, क्योंकि ये इससे गायब हो गया। दो टाइप की आपने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी होंगी, जिसको हम बाद में किसी और वीडियो में बताएंगे। तो ये कह रहे हैं कि thus for wave function satisfying the time independent Schrödinger equation, the probability is always independent of time। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है टाइम की इंडिपेंडेंट हो गई है जब आप वेव फंक्शन को इस रूप में कंसीडर करते हैं। ये वेव फंक्शन है, ये उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है,
और जब हम प्रोबेबिलिटी निकाली तो यू मतलब इन दोनों को साई साई स्टार किया, मल्टीप्लाई करने पे ये यू स्टार या यू एक्स वाई जेड मॉड स्क्वायर आया, जिसमें टाइम नहीं है। ये तो हमने वेव फंक्शन साई का जो स्वरूप है उसको बताने की कोशिश की है। देखिए क्वांटम मैकेनिक्स हमारी अप्लाई जो होती है उसमें वेव कैरेक्टर जरूर डिफाइन किया जाता है, और बिना वेव के हम कोई चीज़ नहीं निकाल सकते हैं। वेव का रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, और वेव का रिप्रेजेंटेशन एक वेव फंक्शन के रिप्रेजेंटेशन से है। तो हमें वेव फंक्शन कैसा लेना चाहिए और उसकी क्या हमारे हिसाब से समझ बनती है, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। कुछ पॉइंट्स और हैं, इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। लिमिटेशंस हमें जो वेव फंक्शन लेना है तो उसको लेते समय किन लिमिटेशंस का सहारा लेना होगा? लिमिटेशंस ऑन वेव फंक्शन। पहली बात है द सॉल्यूशंस दैट कैन बी अलाउड फॉर साई। जो भी हमने साई लिया है उसके सॉल्यूशंस के लिए लिख रहे हैं हम, आपके सामने रख रहे हैं वो बात। द सॉल्यूशंस दैट कैन बी अलाउड फॉर साई फ्रॉम द श्रोडिंगर इक्वेशन आर सब्जेक्टेड, जो भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से लेके चलेंगे, टू सर्टेन लिमिटेशंस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस आर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस हैं उनको मैं यहां लिख रहा हूं। पहली बात, psi must be finite for all values of psi must be finite इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, ऐसा psi होना चाहिए। और ऑल वैल्यूज माने एक वैल्यू के लिए तो ये फाइनाइट है, और दूसरी वैल्यूज यूज जैसे ही करी तो पता चला कि वो फाइनाइट नहीं रहा। ऑल वैल्यूज ऑफ साई एक्स, ये बात हमें ध्यान रखनी है कि सारी साई की वैल्यूज के लिए साई की वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए। दूसरी बात, साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, एक बार में एक ही वैल्यू आनी चाहिए, वैल्यूड। That is for each set of x, y, z values, psi must have one value only. ये रही दूसरी लिमिटेशंस। तीसरी लिमिटेशन 4 हैं। psi must be continuous, क्योंकि हमारा स्पेस को कंटिन्यूअस मानते हैं। psi must be continuous, psi must be continuous in all regions, लेकिन इसमें एक खास बात जुड़ने जा रही है, except in those regions where आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इनफाइनाइट। अगर कहीं जहां वो रीजन जहां पे पोटेंशियल एनर्जी की इनफाइनाइट वैल्यू होगी वहां की हम बात नहीं कर रहे हैं। ऑल रीजन्स में कंटिन्यूअस होना चाहिए, एक्सेप्ट इन दोज रीजन्स वेयर पोटेंशियल एनर्जी V इज इनफाइनाइट। एक और लास्ट बात है, चौथी लिमिटेशन, जो पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स डेवर साई अपॉन डेवर एक्स, दूसरा डेवर साई अपॉन डेवर वाई, डेवर साई अपॉन डेवर जेड, मस्ट बी कंटिन्यूअस एवरीवेयर। माने केवल वेव फंक्शन नहीं, वेव फंक्शन के
derivatives, partial derivatives must be continuous everywhere, continuous everywhere. ये बात हुई। अगर वेव फंक्शन इन चारों बातों को कंसीडर करता है तो ऐसे वेव फंक्शन को वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन कहते हैं। आपने वेव फंक्शन साई का मैक्स बॉर्न ने जो इंटरप्रिटेशन दिया था पूरे तरीके से संतुष्ट सभी को नहीं करता है, लेकिन आज भी इसका महत्व है, इसी को कंसीडर किया जाता है, वो आपके सामने हमने रखा। कभी कभी वेव फंक्शन को प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड भी कहा जाता है, जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया कि एम्पलीट्यूड को रिप्लेस किया है, तो साई समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड के बजाय प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी डिस्प्लेसमेंट बोलना चाहिए, उसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात नहीं है। हालांकि प्रोबेबिलिटी है तो वो तो उसका आपकी जानते हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं, साई स्टार बीटा इक्वल टू 1 करते हैं किसी भी रीजन में, तो उसमें एम्पलीट्यूड की बात नहीं आती। जैसे हमने लिखा था साई इक्वल टू यू, ये एक तरीके से स्थान ले रहा है एम्पलीट्यूड की जगह, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड इसी को बोल दिया जाता है प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। एक्चुअली बिना वेव फंक्शन साई के क्वांटम मैकेनिक्स को आगे बढ़ाया ही नहीं जा सकता। इसलिए मैं मानता हूं कि जो वेव फंक्शन साई है ये क्वांटम मैकेनिक्स का हृदय है। दिस इज द हार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। अब मैं कुछ बातें, हमने जेबी राजम के द्वारा लिखी हुई बुक है जिसमें उन्होंने कहानी के रूप में लिखा है कि वेव फंक्शन साई के बारे में किसने क्या एफर्ट किए, उसको सिर्फ पढ़ के सुनाऊंगा। सबसे शुरुआत में जब वेव फंक्शन साई आया था तो कुछ ऑथर्स थे वेव फंक्शन साई के बारे में क्या बोले थे। सम ऑथर्स लाइक मिलिकन फॉर इंस्टांस आर सेटिस्फाइड विद द साई इज इन म्योरली एंड आर्टिफिस ऑफ कैलकुलेशन। इन लोगों ने कहा था कि साई का फिजिकल इंटरप्रिटेशन जो भी हो, लेकिन ये आर्टिफिस ऑफ कैलकुलेशन है। दैट इज एन ऑक्सिलरी मैथमेटिकल क्वांटिटी एम्प्लॉयड टू फैसिलिटेट कंप्यूटेशंस। किस लिए हमने यूज किया है मैथमेटिकल क्वांटिटी? फैसिलिटेट कंप्यूटेशंस रिलेटिव टू एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हमें मिलते हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए वेव फंक्शन साई को हमने रखा। दिस इज ट्रू टू ए सर्टेन एक्सटेंट बट इट इज नॉट क्वाइट इन स्पिरिट ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। वैसे तो सही है, लेकिन जितने थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट और साइंटिस्ट काम करते थे या करते हैं उनके हिसाब से सही नहीं है। टू इंट्रोड्यूस एन आइसोलेटेड मैथमेटिकल फंक्शन in a differential equation and rest content without inquiring to its physical significance। बिना इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस की इंक्वायरी के बिना आगे बढ़ना ठीक नहीं है। इसी कड़ी में मैं आपको कहना चाहता हूं कि पहला सिंपल इंटरप्रिटेशन श्रोडिंगर ने स्वयं देने की कोशिश की थी। उन्होंने चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में फिजिकल इंटरप्रिटेशन देने की कोशिश की। ये जिस बुक से हमने इस मैटर को लिया है बहुत ओरिजिनल बुक है, इसका फॉरवर्ड स्वयं लुइस डी ब्रॉगली ने लिखा और सर सीवी रमन ने भी इस किताब की तारीफ में कुछ बातें लिखी। ये क्या कहा इन्होंने, श्रोडिंगर ने खुद शुरुआत में, in an electromechanical wave system the energy density, that is energy per unit volume, is equal to a square। इन्होंने कहा बोरो करते हैं क्योंकि वेव का जो आइडिया है वो रेडिएशन से पहले है, मैटर के लिए बाद में आया है। तो इन्होंने बताया कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या एनर्जी डेंसिटी है, ये प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होती है, वेयर ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव एंड द नंबर ऑफ, और या कहें हम नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी डेंसिटी डिवाइडेड बाय एच न्यू, तो ये न फोटोन डेंसिटी जो होती थी, फोटोन की डेंसिटी निकालने लगे थे लोग, और इसको निकालते हैं अभी हम लोग, फोटोन डेंसिटी ए स्क्वायर अपॉन एच न्यू से बताते हैं। इसी एनोलॉजी से खुद श्रोडिंगर ने भी यही सोचा, साई बी द एम्पलीट्यूड ऑफ मैटर वेव एट एनी पॉइंट इन स्पेस, वी may consider the particle density to be proportional to psi square। माने मैटर वेव्स के लिए इन्होंने कहा फोटोन की डेंसिटी की बात होती है, तो इन्होंने कहा कि जो पार्टिकल डेंसिटी है वो भी इसी तरीके से होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि साइन स्क्वायर के टर्म्स में आनी चाहिए, ये इन्होंने कहा। Hence psi square is a measure of particle density, number of particles per unit volume कहा। लेकिन ये पार्टिकल एक पॉइंट है और एक ही पॉइंट जो है, एक पार्टिकल एक पूरे स्पेस में वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसके साथ तो नहीं कह सकते हैं। तो खुद जो है लोगों ने कहा कि उसके पार्टिकल के पास मोस्टली चार्ज होता है, वो चार्ज उसके ऊपर जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है थ्रू आउट दी वेव पैकेट, ऐसा मान लिया। तो अब जरा सुन लीजिए, बाई एनोलॉजी इफ साई बी द एम्पलीट्यूड ऑफ मैटर वेव एट एनी पॉइंट इन स्पेस, वी मे कंसीडर द पार्टिकल डेंसिटी to be proportional to psi square, and psi square is a measure of particle density. If E is electric charge on the particle, the charge density is obtained by multiplying the particle density by E. The quantity psi square is therefore is a measure of charge density. कैसे निकालेंगे? psi square को E के साथ ले लिया, उसके चार्ज के साथ कंसीडर कर लिया। तो पहले पार्टिकल डेंसिटी बोला, बाद में चार्ज के कंसेप्ट से लेकर चार्ज डेंसिटी भी बोला गया। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी तो बाद में मैक्स बोर्न ने बोला है। सबसे पहले खुद श्रोडिंगर ने पार्टिकल डेंसिटी इस आइडिया को, फोटोन डेंसिटी वाले आइडिया को यहाँ पे लगाया। बाद में इसी साई स्क्वायर को चार्ज के हिसाब से चार्ज डेंसिटी भी कहा गया। तो इसको ऑब्टेन कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इसे मल्टीप्लाई करके। ऑन दिस व्यू द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक वेव साई वुड रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बहुत ध्यान से सुनिए। एंड द इलेक्ट्रॉन वुड हैव इट डिफ्यूज स्ट्रक्चर। अब वो अगर पूरे उसमें इलेक्ट्रॉन फैल गया तो उसका स्ट्रक्चर डिफ्यूज हो गया, एक पॉइंट की तरह नहीं रह गया। द इलेक्ट्रिक चार्ज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअसली ओवर ए लार्ज वॉल्यूम, theoretically infinite but actually limited to the wave packet। वैसे theoretically infinite हमें लेना पड़ेगा, लेकिन अगर wave packet हमने ले ली है तो wave packet तक लिमिट करना पड़ेगा। This interpretation led to very satisfactory results when applied to। हालांकि ये इंटरप्रिटेशन काफ़ी दिनों तक चला और उसमें क्या क्या चीज़ें उसने एक्सप्लेन करी वो मैं बता रहा हूँ। This interpretation led to very satisfactory results when applied to Bohr atom, emission of spectral lines, directional distribution of photoelectrons, intensity distribution in compact spectrum, and charged material particles as diffraction of electrons या अल्फा पार्टिकल्स बाय न्यूक्लियस। इन सब पे अप्लाई करा गया ये चार्ज डेंसिटी वाला, पार्टिकल डेंसिटी वाले कंसेप्ट को। लेकिन डिफिकल्टी कहाँ पे आई इसको भी सुन लीजिए। नाउ मेन डिफिकल्टी रेज्ड इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ साई। जो पहले इंटरप्रिटेशन फिजिकल किया गया पार्टिकल डेंसिटी के रूप में, चार्ज डेंसिटी के रूप में, उसमें डिफिकल्टीज क्या आई वो ये हैं। द वेव पैकेट एसोसिएटेड विद द मटेरियल पार्टिकल मस्ट इन कोर्स ऑफ टाइम बिकम डिसिपेटेड। माने जैसे हमारा रेडिएशन आगे की ओर बढ़ता है टाइम की ओर, उसका डिसिपेशन होता है।
तो बहुत सिंपल सा स्वाभाविक प्रश्न है कि डिसिपेट होगा, सो दैट इट कुड नॉट रिप्रेजेंट फॉर द लॉन्ग। दिस फॉलोज फ्रॉम द यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी काइंड ऑफ वेव टू स्प्रेड थ्रू स्पेस। स्पेस में जो भी फैलती हैं उनका डिसिपेशन होता है। ऑब्जर्वेशन shows that particles maintain their identity and preserve their charge intact। तो वो उसकी ओरिजिनलिटी बनी रहती है, चार्ज भी उसके पास बना रहता है, इसलिए ये समझाना इस इंटरप्रिटेशन चार्ज डेंसिटी पार्टिकल डेंसिटी वाले से सही नहीं है। दूसरा और है considerations of the mutual action of the particle as collision of the corresponding wave packets। माने अगर हमारी वेव पैकेट आपस में टकराते हैं in ordinary 3D space leads to very serious difficulties। For instance, when two electrons interact, it can show their waves should be propagated in 6-dimensional space। अगर दो इलेक्ट्रॉन इसका 3 डायमेंशनल स्पेस है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का भी 3 डायमेंशनल स्पेस है, अगर दोनों इंटरेक्ट करते हैं तो अब स्पेस हो जाना चाहिए 6 डायमेंशनल स्पेस। अगर ऐसे ही 1000 इलेक्ट्रॉन्स अगर आपस में या पार्टिकल्स इंटरेक्ट करते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करके 3000 डायमेंशंस की बात कैसे करी जा पाएगी, इसको आप समझिए। यही बात लिखी है। इन्होंने कहा 2 इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट्स, इट कैन बी शोन दैट देयर वेव शुड बी propagated in 6-dimensional space। Similarly, 1000 electrons will be propagated in 3000-dimensional space। Such a space can only be purely abstract mathematical concept। ये abstract mathematical concept आप बढ़ाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन hence waves cannot be real, that is only mathematical artifice होते रहते हैं। Against these objections, Schrödinger in 1953 pronounced that। अब उसका जवाब स्वयं बन नहीं पा रहा था, तो फिर इन्होंने दिमाग वही चार्ज वगैरह का लगाया और समझाने की कोशिश करी। पार्टिकल्स आर मोर और लेस टेम्पोरेरी एंटिटीज। उन्होंने कहा कि जो पार्टिकल्स हैं ये मोर और लेस टेम्पोरेरी एंटिटीज़ हैं विद इन दी वेव फील्ड। वेव फील्ड के अंदर वो टेम्पोरेरी एंटिटीज़ हैं whose form and general behavior are nevertheless so clearly and sharply determined by the laws of waves। हमेशा वेव्स के लॉज से नहीं डिटरमाइन हो पाएंगे। that many processes takes place as if these temporary entities were substantially परमानेंट बीइंग्स। अगर ये परमानेंट बीइंग होती तो इस तरीके की प्रोसेसेस ही नहीं होती। द मास एंड चार्ज ऑफ द पार्टिकल डिफाइंड विद सच प्रोसेसन, जो उसके साथ मास के साथ साथ चार्ज भी डिफाइन होता है, मस्ट देन बी काउंटेड अमॉन्ग द स्ट्रक्चर्ड एलिमेंट डिटरमाइंड बाय द वेव। तो उसका मास और जो चार्ज है वो भी वेव से डिटरमाइन होना चाहिए था। द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड मास इन द लार्ज मस्ट बी कंसिडर्ड एज स्टैटिस्टिकल इफेक्ट। इन्होंने कहा भैया ये सीधे सीधे पार्टिकल मान के नहीं हो सकता, स्टैटिस्टिकल जो इफेक्ट है उसको लगाना पड़ेगा। तो लार्ज नंबर्स की थ्योरी को इकट्ठे बहुत सारे पार्टिकल्स को कंसीडर करके लगाएंगे तो सही निकलेगा। इसके बाद मैं पढ़ के सुनाता हूँ मैक्स बोर्न ने जो आज हमने करा था, बस 5 मिनट में हम समराइज करते हैं। फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ साई फाइनली वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय बोर्न इन 1926। वही सारी बातें, साई मॉड स्क्वायर, साई 1 डायमेंशनल हो गया, साई इज ए रादर मियर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट वी नो अबाउट द कॉर्पस्कल्स। Wave is a rather mere symbolic representation of what we know about the corpuscles। It is a wave of probability of non-physical character। इन्होंने बताया एक वेव है जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी की वेव है जो इसका करेक्टर नॉन फिजिकल होता है। फॉर इंस्टांस इन द phenomenon of the diffraction of electrons themselves behave as particles when they collide or interact with an object
while the probability of their being at a point in equation is governed by the associated wave. इन्होंने कहा इंटरेक्शन तो पार्टिकल्स का होता है, लेकिन उनकी जो उसकी बारे में जानकारी है वो प्रोबेबिलिटी से, जो कि एसोसिएटेड वेव से जुड़ी होती है, उससे निकाली जाती है। इन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अगर एम्पलीट्यूड 1/4 आ जाता है, 1/4 हो जाता है, तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या पार्टिकल जो है 1/4 रह गया है या उस टुकड़ों में बना हुआ है? ये बात कह रहे हैं यहाँ पे, इफ एम्पलीट्यूड इज 1/4 इट डज नॉट मीन इलेक्ट्रॉन इज डिविजिबल, since electron wave is correspond to 1/4. If we try to detect electron, we shall find either a hole or electron or none at all. या तो इलेक्ट्रॉन होगा या उसकी जगह होल होगा या कुछ भी नहीं होगा। इसका ये नहीं मतलब निकलता है कि 1/4 होगा। When radiation interacts with matter, it behaves as a particle. अगर रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है, सॉरी, इन्होंने कहा, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि रेडिएशन के संबंध में भी हम जो ड्यूअल नेचर की बात करते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वेव से संबंधित क्या बात कही जाएगी, कि अगर रेडिएशन मैटर के साथ रिएक्ट करता है तो उसको पार्टिकल की तरह माना जाएगा। इफ वी ट्राई टू फाइंड फोटोन एट एनी पॉइंट वी मस्ट रिकोर्स टू इट्स वेव पैकेट। मुझे लगता है और बातें हमको नहीं करनी चाहिए। इतनी बात लास्ट में कह के मैं ख़त्म करता हूँ कि जो ड्यूअलिस्टिक नेचर है ऑफ बोथ मैटर एंड रेडिएशन, द पार्टिकल एंड वेव एस्पेक्ट्स आर स्ट्रिक्टली कॉम्प्लीमेंट्री। ये दोनों वेव और पार्टिकल का कैरेक्टर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। मैं यहीं पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।